एसएचओ हसनैन को लड़की शीशे की तरह चमकती हुई अच्छी लगती है। बीवी, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? चलो वैक्स करो, नेट की साड़ी पहनो, अपने शौहर का दिल बहलाओ स्वीट हार्ट, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जायज़ है। बहुत शौक है तुम्हें नेट की साड़ी पहनने का, दूसरों को अपनी बरहना कमर दिखाने का। चलो आज ये नज़ारा अपने शौहर को दिखाओ। एसएचओ हसनैन की बात सुनकर उरूज गुस्से से तिल मिलाई थी। उसे यूं खुद को घूरता देखकर वो आंखें दिखा करके लगा के, ये घूर घूर कर क्या देख रही हो? तुम्हारी आंखों में तो मैं नशा उतरता देखा है। तुम तो पसंद करती हो ना जब कोई लड़का अपने हाथ तुम्हारी बल खाती कमर पर फेरे और तुम्हें अपने मजीद करीब करता जाए। तो फिर अब घूर कर क्यों देख रही हो? अब तो तुम्हारे साथ ये सारा रोमांस बिल्कुल हलाल तरीके से होने वाला है। वो अपने दोनों बाजू सर के पीछे रखे हुए बोला। उरूज का चेहरा सुर्ख लाल हुआ था। घबराते हुए कहने लगी कि देखें, मुझसे दूर रहें। वो कई कदम पीछे हुए थी, लेकिन वो बड़े बड़े डग भरता हुआ सारे फासले खत्म कर चुका था। हाय जाने मन, ऐसे कैसे दूर रहूं? मेरा हक है तुम्हारे करीब आने का। एक पुलिस ऑफिसर से पंगा तुमने खुद लिया है, इसीलिए रोमांस तो करना पड़ेगा ना जाने जिगर। देखो, दर्द में मजा है, यही कहा था ना तुमने। एक दर्द तुमने मुझे दिया, थोड़ा सा दर्द देने का तो मेरा भी हक है। बस दो चार चीखें निकलेंगी और फिर। ये कहकर हसनैन ने उसे जिन नजरों से देखा था, उरूज के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो अपना सांस रोके खड़ी थी। हसनैन उसकी कमर पर बाजू हमायल करके उसे अपने बेहद करीब करके बोला, ये जो तुम्हें अपना हसीन रूप अपने दोस्तों को दिखाकर उनके जज्बात को आग लगाने का शौक है, वो सारी आग आज रात के बाद ठंडी हो जाएगी। औरत तो वैसे भी मर्द की शिद्दत के आगे हार मान जाती है, और मैं तो फिर एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हें ठंडा करना बस तुम्हारी दो चीखों की मात है। इससे पहले कि वो बाकी का फासला भी खत्म करता, उरूज के अपने दोनों हाथ अपने लबों पर रख लिए और नफी में सर हिलाने लगी। हसनैन ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया और तुम घबरा गई? हाथ हटाओ न जाने जिगर, सबसे पहले काम होठों से ही तो शुरू होता है। हसनैन की आंखों में शरारत नाच रही थी। एक हाथ से उसने उरूज के हाथ पकड़े और उसके होठों को आज़ाद किया, और फिर उसका निचला होंठ काटते हुए उसकी कमर को। उरूज, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कॉलेज का यूनिफॉर्म बहुत टाइट पहनती हो? मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। तुम्हारी तरह मस्त मलंग बनने का मुझे कोई शौक नहीं। उरूज ने बेनियाजी से बात की। बड़ी बेनियाजी से गले में दुपट्टा पहने वो लापरवाही से बोली थी। कपड़ों के मामले में वो शुरू ही से ऐसी थी, तंग चुस्त लिबास पहनती थी। वालिद बिजनेसमैन थे। वालिदा को अपने दोस्तों और किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और उरूज भी ऐसी ही थी। उसके हल्का अहबाब में लड़कियों के साथ लड़के भी शामिल थे, मगर ऐनी का रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी। घराना इतना भी गरीब नहीं था, हर ज़रूरत वक्त पर पूरी हो जाती थी, मगर बेजा पैसों का असराफ पसंद नहीं किया जाता था। उरूज की बात सुनकर ऐनी कहने लगी, मैं तो मस्त मलंग ही ठीक हूँ। मेरे घर वाले ऐसे फैशंस पसंद नहीं करते, और मेरे बड़े भाई, वो तो मुझे बिना दुपट्टे के देखने तो जान निकाल देते हैं। मेरे बड़े भाई में बहुत गुस्सा है, कहते हैं बहन बेटी इज्जत की चादर में लिपटी हुई ही अच्छी लगती है। उरूज को ऐनी का घराना कुछ तकैनुसी सा लग रहा था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं तुम्हारे जैसे घराने में पैदा नहीं हुई, और ना ही तुम्हारे जैसे घराने में जाने का दूर दूर तक कोई चांस है। ये दुपट्टा मुझे अपने गले में किसी रस्सी की तरह लगता है। शुक्र है मेरे बाबा ऐसे नहीं। अगर मुझे भी घर से बाहर बड़ी बड़ी चादरों में जाना पड़ता तो मेरा तो दम ही घुट जाना था। उसकी बात सुनकर ऐनी कहने लगी कि अच्छा, बिल्कुल वैसे ही दम तो मेरा भी तुम्हें देखकर निकल जाता है। कितना चुस्त लिबास पहन रखा है।
तुम्हारे वजूद की रानाइयाँ साफ दिखाई दे रही हैं। और ऊपर से दुपट्टा, ये भी तुमने ऊपर यूं कर रखा है जैसे नीचे करोगी तो तुम पर टैक्स लग जाएगा। देखो आसपास गुजरते लड़के तुम्हें कैसी नजरों से देख रहे हैं। मगर एनी की बात सुनकर अरूज ने उससे पास देखा और अपने चेहरे पर आई लट को उंगली पर घुमाकर च्युइंगम चबाती हुई कहने लगी, हाँ तो देख रहे हैं तो देखने दो, देखकर तरसने दो। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे हुस्न को ये ठंडी आहें भर भर कर देखते हैं, क्योंकि मुझे पा तो सकते नहीं, बस अपनी औकात से बाहर की चीज को देखकर हसरत ही कर सकते हैं। ये कहकर वो हंसी थी, जबकि एनी तो नफी में सर हिलाकर रह गई थी। खैर चलो कैंटीन चलते हैं। हालांकि एनी और अरूज के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी। उरूज आज़ाद परिंदों की तरह उड़ने को तरजीह देती थी। कहती थी कि मुझे आज़ादी पसंद है। ना तो मेरे वालिद ने कभी मुझ पर कोई रोक टोक की है और ना ही मेरी वालिदा ने। एनी ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली थी। कहने लगी, फिर भी लड़कियां हुदूद में ही रहें तो अच्छी लगती हैं, ऐसे मेरे भाई कहते हैं। एनी की बात सुनकर वो कहने लगी, अपने भाई का फलसफा अपने तक ही रखो। बहरहाल उरूज अपनी ही जिंदगी में खुश और मगन थी। जब एक बार वो अपनी वालदा के साथ एक सियासी पार्टी में गई थी। आजकल उसके वालिद सियासत में आने का सोच रहे थे। इसी तरह की पार्टीज में खुद को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और अपनी बीवी और उरूज को भी साथ लेकर जाते थे। आज भी वो पार्टी में एक तंग और चुस्त फैंसी शॉर्ट फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहनकर गई थी। जिस्म पूरी तरह से आया हो रहा था। जब उरूज को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, वो किसी की नज़रों के हिसार में है, मगर किसकी ये समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, इसीलिए अपना जहन झटक कर वो सबसे मिलने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक सियासतदान के बेटे से हुई, जो उससे पहली मुलाकात में ही काफ़ी बेतकल्लुफ हो चुका था। उरूज भी उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कुछ देर में दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, यहाँ तक कि एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी दे चुके थे। उरूज की तरफ लड़के का मुतवज्जे होना उसकी बेपनाह हुस्न की वजह से था। फिर वो थी भी बेतकल्लुफ सी, हर एक से फ्री होना, हंसना, मजाक करना। लड़कों से भी वो हाथ पकड़कर बात करने में कोई ऐब नहीं समझती थी, और उसका पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था, बेबाक सा। अब उरूज की सुमैर से रोज की बात होने लगी थी। अक्सर दोनों किसी मॉल या किसी रेस्टोरेंट में मिल भी लेते थे। माँ बाप को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। एक बार उरूज बड़े रफ ड्राइवर करते हुए जा रही थी। ट्रैफिक सार्जेंट के रोकने पर भी फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ा गई। वो मैडम मैडम कहता रह गया, मगर उरूज ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर चंद लम्हे बाद ही पुलिस मोबाइल उसकी गाड़ी के सामने आ चुकी थी। बड़ी जोर की ब्रेक उरूज ने लगाई थी। फ्रंट सीट से एक इंस्पेक्टर गुस्से से बाहर निकल आया और उरूज की गाड़ी के शीशे पर अपनी उंगली की पुश से खटखटाया। उरूज ने खिड़की का शीशा नीचे किया तो इंस्पेक्टर निहायत गुस्से से कहने लगा, आपको रेड लाइट नजर नहीं आती मोहतरमा? अपनी आंखों से एक काला चश्मा हटाएं तो शायद आपको नजर आए कि सड़क पर गाड़ी चलाने के कुछ कानून होते हैं। उरूज ने अपना चश्मा नीचे करके उसे देखा और फिर कहने लगी, ओह यू मिस्टर, मुझे पता है आप लोग यूं लड़कियों की गाड़ियां क्यों खड़ी करते हो। ये सुनकर उस इंस्पेक्टर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, क्या मतलब है आपका? आप सिग्नल तोड़ कर आई। वो कहने लगी, सिग्नल और भी बहुत से लोग तोड़ते हैं, लेकिन आप लोग पकड़ते सिर्फ लड़कियों को ही हैं, और वजह यह है कि आपको अपनी जेब गर्म करनी होती है। इट्स नॉट अ बिग डील। उसने अपने पर्स से 3000 निकाल कर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाए। वो कहने लगा, ए लड़की, जानती हो मैं कौन हूँ? वो कहने लगी, ओ प्लीज, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ये जानने की कोशिश करूं कि तुम कौन हो। ये पैसे पकड़ो और चलते फिरते नजर आओ। ये सुनकर इंस्पेक्टर को तो जैसे आग लगी थी। उसने शीशे के अंदर अपना हाथ डाला और दरवाजे का लॉक खोला। फिर बाहर से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कहा, खुद नीचे उतरोगी या मैं उतरवाऊं? ये सुनकर उसने अपना चश्मा उतारा था। कहने लगी, क्या मतलब है? तुम जानते नहीं हो मेरे बाप की बहुत ऊपर तक पहुंच है। एक कॉल कर दी ना तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। इंस्पेक्टर कहने लगा, अच्छा ठीक है,
فی الحال میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، میں دیکھ لیتا ہوں تمہارے باپ کی ایک کال پر میری وردی اترتی ہے یا پھر۔ اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر اس نے موبائل میں سے لیڈیز کانسٹیبل کو بلوایا، کہنے لگا پکڑو اس لڑکی کو اور اسی موبائل میں بٹھاؤ۔ یہ سن کر عروج کے تو ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی، اے مسٹر، 1 منٹ، مجھے اپنے باپ کو کال کرنے دو۔ وہ کہنے لگا، جو کال کرنی ہے وہ پولیس اسٹیشن جا کر کرنا، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ وہ کہنے لگی، میرا جرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، ایک تو تم نے ریڈ لائٹ دیکھ کر نظر انداز کیا، اشارہ توڑا، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا لیکن تمہیں پرواہ نہیں تھی، پھر تم ایک انسپیکٹر کو رشوت دے رہی، یہ تمہارا دوسرا جرم ہے۔ چلو اب گاڑی میں بیٹھو ورنہ انسپیکٹر اور پولیس کے محکمے کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر تیسرا جرم بھی عائد ہو جائے گا۔ بہرحال وہ غصے سے موبائل میں بیٹھی تھی۔ اس کی گاڑی کو انسپیکٹر نے لاک کیا اور وہیں کھڑا رہنے دیا۔ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو انسپیکٹر کہنے لگا، اب لگاؤ اپنے باپ کو فون کرو اور کہو کہ یہاں پولیس اسٹیشن آ کر مجھ سے ملے۔ یہ سن کر عروج تب کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے اپنے والد کو فون کیا، ڈیڈ میں اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہوں اور یہ انسپیکٹر مجھے صرف اس لیے یہاں پر لے آیا ہے کیونکہ میں نے سگنل توڑا۔ ڈیڈ آپ یہاں پہنچے؟ عروج کے والد نے کہا، میری اس انسپیکٹر سے بات کرواؤ۔ عروج نے اپنا موبائل سامنے کرسی پر بیٹھے انسپیکٹر کی طرف بڑھایا، لو بات کرو میرے باپ سے۔ اس نے موبائل پکڑا اور ڈسکنیکٹ کر کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، یہیں بیٹھی رہو، تمہارا باپ آئے گا تب ہی بات کروں گا، کسی کا ملازم نہیں ہوں جو فون پر باتیں کرتا رہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد عروج کے والد نہایت غصے میں پولیس اسٹیشن پہنچے تھے۔ سامنے ایس ایچ او حسنین کو دیکھ کر جیسے ان کے ماتھے کے بل ٹھیک ہوئے تھے، لیکن عروج کی نظر انسپیکٹر کی بیچ پر نہیں پڑی تھی جہاں اس کا عہدہ اور اس کا نام لکھا تھا۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا انسپیکٹر ہوتا ہے تو یقیناً عروج کے والد بات بھی نہ کرتے یا وہ کسی سے ہی فون بھی کروا لیتے۔ اپنے والد کو دیکھ کر عروج کہنے لگی، ڈیڈ یہ بدتمیز انسان مجھے صرف اس لیے یہاں پر لایا ہے کہ میں نے سگنل توڑا ہے۔ سامنے بیٹھے آفیسر نے عروج کے والد سے کہا، اپنی بیٹی کو ذرا تمیز سکھائیں، میں اس لہجے اور انداز کو سننے کا عادی نہیں۔ اس نے ٹریفک سارجنٹ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کے روکنے پر بھی یہ نہیں رکی۔ اتفاق تھا کہ میری گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، پھر اس نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں چاہوں تو آپ کی بیٹی کو جیل میں بند کر سکتا ہوں اور مجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر دولت کا نشہ اس کے دماغ پر کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے تو مجھے ایسی لڑکیوں کا نشہ اتارنا اچھے طریقے سے آتا ہے۔ صرف اس لیے لحاظ کر رہا ہوں کہ اسے شاید سمجھ آ جائے۔ بجائے عروج کے والد انسپیکٹر کو کچھ کہتے، عروج کو غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے اور کیوں کی ہے؟ عروج تو یہ دیکھ کر حیران تھی، آج تک کبھی اس کے باپ نے اسے کسی بات پر ڈانٹا نہیں تھا، نہ ہی ٹوکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہی ٹھیک ہے۔ بہرحال حسنین نے انہیں جانے دیا لیکن وارن بھی کر کر بھیجا تھا کہ دوبارہ اگر آپ کی بیٹی نے سگنل توڑا تو وہ بنا لحاظ کیے اسے جیل میں بند کر دے گا۔ عروج اسے بڑا غصے سے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب واپس پولیس اسٹیشن سے باہر آئی تو اپنے والد سے کہنے لگی، آپ اس کو فون کیوں نہیں کروا رہے؟ اسے فون کرواتے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آتی۔ اس کے والد کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جانتی ہوں کس پوسٹ پر ہے، آئندہ تمیز سے گاڑی چلانا ورنہ میں تمہیں گاڑی ہی نہیں دوں گا۔ بہرحال وہاں سے واپس آ کر عروج کو اس کھڑوس انسپیکٹر پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ شام کو سمیر کی کال آ گئی، کہنے لگا کہ آج کا کیا سین ہے، کہاں ملنا ہے؟ وہ کہنے لگی، کہیں بھی نہیں، آج میرا موڈ بہت خراب ہے اس بدتمیز انسپیکٹر کی وجہ سے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ سمیر کہنے لگا، تم مجھے بتاؤ وہ کون ہے، دیکھو کیسی چھٹی کرواتا ہوں اس کی۔ وہ کہنے لگی، رہنے دو بس، آج میرا کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں ہے۔ بہرحال عروج سمیر کے ساتھ زیادہ ہی میل جول بڑھانے لگی تھی۔ ایک بار سمیر نے اسے کہا کہ وہ رات کے ٹائم کلب میں جاتا ہے اور سب لڑکے لڑکیاں وہاں بہت انجوائے کرتے ہیں۔ عروج کہنے لگی، میں نے تو سنا ہے کہ یہ کلب اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا، تم نے غلط سنا ہے، ایک بار آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنا مزہ آتا ہے۔ عروج کہنے لگی، میں تو آ جاؤں لیکن ڈیڈ رات کو دیر تک باہر جانے سے منع کرتے ہیں۔ عروج نے تھوڑی فکر مندی سے کہا تو سمیر ہنسنے لگا، کہنے لگا، ارے پاگل لڑکی، آج سے پہلے تم نے اپنے بابا سے کیا اجازت لی ہے کہ تم باہر جانا چاہتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا تم انہیں بتاؤ کہ تم سمیر کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی یا تم اپنے کچھ کالج فرینڈز کے نام لے لو
کہ تم ان کے ساتھ نائٹ پارٹی کرنا چاہتی ہو۔ آئی ہوپ کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں گے اور پھر ہماری ہوگی گرینڈ کلب پارٹی، وہ چہک کر بولا تھا۔ وہ جس قدر خوش تھا یہ تجسس سروج کے دل میں بھی پنپنے لگا تھا کہ وہ بھی کلب جائے۔ اس شام سرسری سے انداز میں جب اس کے بابا بیٹھے تھے تو وہ کہنے لگی، بابا میں آج رات اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا چاہتی ہوں۔ میری ایک دوست نے اپنے فارم ہاؤس پر پارٹی رکھی ہے، چونکہ ابھی سیمسٹر اینڈ ہونے والا ہے اور اس کے بعد ہم سب الگ ہو جائیں گے، تو کوئی یورپ چلا جائے گا اور کوئی ٹرکی آگے اسٹڈی کے لیے، تو ہم لوگ کچھ روز انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری ڈاکیومنٹس دیکھتے ہوئے عروج کے والد نے کہہ دیا، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، یہی تو وقت ہوتا ہے انجوائے کرنے کا، تم لوگ انجوائے کرو مگر اپنا خیال بھی رکھنا۔ وہ اس قدر آرام سے مان جائیں گے عروج کو تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہنس کر کہنے لگی کہ یہ تو ہوتی ہے زندگی، میں تو اصل مزے میں ہوں، اور ایک میری دوست سینی ہے، پتہ نہیں وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں کیسے جیتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے والد اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس کی ماں بھی کمرے میں تھی اور وہ اپنی الماری سے ایک انتہائی بے باک سا ڈریس نکال چکی تھی، شارٹ سی شرٹ، اور جس میں سے اس کی کمر تو ذرا سا اوپر ہاتھ اٹھانے پر نظر آنے لگتی، اور انتہائی باریک ٹائٹ پہن کر وہ باہر نکلی تھی۔ بال کھلے تھے، سلیو لیس شرٹ تھی، وہ اس وقت بالکل یوں تھی کہ اسے دیکھ کر کسی کے منہ میں بھی پانی آ سکتا تھا۔ سمیر اسے کلب کی پارکنگ میں مل گیا تھا۔ وہاں پر بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھاگم بھاگ کے کلب کی طرف آ رہے تھے۔ یہ تو دنیا ہی الگ تھی۔ گاڑی سے باہر نکل کر مسکرا کر اس نے سمیر کو دیکھا جو فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگا چکا تھا۔ پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ پتہ نہیں کس نے تمہیں کہا کہ کلب بری جگہ ہوتی ہے، تم آج میرے ساتھ چلو، یقین مانو تمہارا روز ہی یہی دل چاہے گا کہ تم روز یہاں پر آؤ، نئے دوست بناؤ، ان کے ساتھ انجوائے کرو اور خوب ہلا گلا اور موج مستی کرو۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑی تھی اور پھر سمیر کے بازو میں بازو حمائل کر کے دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو ڈم لائٹس اور بار بار جلتی بجھتی روشنیوں میں فل میوزک آن تھا، اور پھر اس جیسے ہم عمر لڑکے لڑکیاں ناچ گانا کر رہے تھے۔ کچھ ایک جانب بیٹھے ڈرنک سے انجوائے کر رہے تھے، کچھ ناچ گا رہے تھے، اور کچھ سامنے لگے صوفوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے میں اس قدر گم تھے کہ دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ عروج کی نظریں سامنے منظر پر جم چکی تھی۔ اتنے زیادہ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ لڑکی اس لڑکے کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اس کے بالوں پر تو کبھی کمر پر اور کبھی کہاں کہاں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں مگن تھے، دنیا جہان کی ہوش نہ تھی اور بے باک حرکتیں کر رہے تھے۔ عروج کی نظریں وہاں پر ٹکی دیکھ سمیر ہنس پڑا اور کہنے لگا، وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ عروج ہنس کر کہنے لگی، کچھ نہیں دیکھ رہی، آج سے پہلے تو یہ سین میں نے صرف فلموں میں ہی دیکھے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں آپ وہ سب یہاں پر لائیو بھی دیکھ لینا، چلو تمہیں ڈانس کرنا سکھاتا ہوں۔ عروج نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں، میں نے اگر یہاں پر ڈانس کیا تو میری بے عزتی ہوگی۔ وہ اسے ایک جانب لے گیا جہاں لوگ ڈرنک کر رہے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ سمیر نے اس کے لیے ڈرنک منگوائی تھی، مگر وہ ڈرنک صرف سافٹ ڈرنک نہیں تھی، بلکہ اس نے ویٹر کو پیسے دے کر ایک چمچ نشہ بھی شامل کروا دیا تھا۔ جب عروج نے اسے پینا شروع کیا تو ذائقہ تھوڑا عجیب لگا، مگر کیونکہ ڈرنک میں برف تھی اسی لیے وہ دھیرے دھیرے اسے پیتی رہی۔ پہلے تو اسے تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، نشے نے اثر کیا تو اسے سب کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہ آ کر بالکل اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر پھیرنے لگا تو کبھی اس کی گردن پر ہاتھ رکھتا، وہ کبھی اس کی کمر پر اور کبھی ٹانگ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کہنے لگا، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ آؤ نا ڈانس کرتے ہیں۔ وہ پھر انکار کرنے لگی، مگر وہ زبردستی اسے پکڑ کر اتنے لوگوں کے بیچ لے گیا تھا۔ وہ جس قدر خوبصورت اور حسین تھی، وہاں پر کئی لڑکیاں بھی اس کے حسن پر حسد کرنے لگی تھیں۔ کئی لڑکے اسے پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے تھے۔ دو لڑکے نشے میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنی لڑکیوں کو چھوڑ کر اس کی طرف آنے لگے اور انگلیوں سے پیسوں کا اشارہ کر کے سمیر کو کہنے لگے، کچھ پیسے لو اور اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ مگر سمیر انہیں گھور کر نفی میں سر ہلا چکا تھا۔ ایسے بے باک بدماش لوگوں کی تو اپنی ہی زبان تھی جو وہ اشاروں میں ایک دوسرے کو سمجھا دیتے تھے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا کہ میں تمہیں ڈانس اسٹیپ سکھاتا ہوں۔ سمیر اس کا ہاتھ اپنے کاندھے پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر حمائل کیے اسے کہہ رہا تھا، تم ایسے گھومو، ایسے کرو، اور ساتھ اس کے وجود سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔
تبھی وہاں پر 28 سالہ SHO حسنین بھی آ گیا۔ حسنین کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر وہ لڑکی اسے اس انداز میں ملے گی۔ وہ تو یہاں پر اپنے خفیہ مشن کے تحت آیا تھا۔ اسے یہ خبر ملی تھی کہ اس کلب میں لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکات کی جاتی ہیں۔ اس کلب کے اوپر موجود ہوٹل میں لڑکے لڑکیاں فحاشی پھیلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ اسمگلنگ بھی کی جاتی ہے، وہ بھی انسانی وجودوں کی۔ اسی لیے وہ اس پورے گینگ کو پکڑنے کے لیے یہاں پر بھیس بدل کر آیا تھا۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی اسے دیکھتے تو وہ بھی اسے دیکھ کر مسکراتا اور بالکل اس کلب کا ہی ایک آوارہ لڑکا بن کر ہاتھ ہلا کر جیسے ناچنے گانے لگتا۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا تبھی ایک لڑکی آ کر سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ بے ساختہ حسنین کے ہاتھ اس کی کمر پر گئے مگر وہ نشے میں دھت کہنے لگی، ارے میں کہہ رہی ہوں نا مجھے ناچنا نہیں آتا، پتہ نہیں کیوں مجھے چکر آ رہے ہیں، شاید نیند آ رہی ہے۔ ایک تو اس کھڑوس پولیس والے کی وجہ سے میرا موڈ ویسے ہی خراب تھا، میں دن میں سو بھی نہیں پائی، مجھے لگتا ہے اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ ویسے حسنین کے سینے سے لگی اسے سمیر سمجھ کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، مگر جیسے ہی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو حسنین کو اپنے قریب دیکھ کر ہنسنے لگی، ہنس کر کہنے لگی، دیکھو سمیر، دیکھو نا وہ کھڑوس قسم کا پولیس والا مجھے یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ عجیب شخص تھا، پاگل کہیں کا۔ اس لڑکی کو وہاں دیکھ کر حسنین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو اس قدر بھی گرا ہوا نہیں سمجھ رہا تھا جتنی وہ اس کلب میں آ کر لگنے لگی تھی۔ حسنین فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ گیا۔ سمیر اسے باہوں میں بھر کر جس طرح اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ اور مزید انجوائے کرو نا، چلے جائیں گے گھر بھی۔ حسنین کی نظریں اسی پر جم چکی تھیں، نہ جانے کیوں سے سمیر کے ہاتھ اس کے وجود پر گردش کرتے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ غصے سے بالکل سرخ لال ہونے لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی جائے اور اس لڑکی کو سمیر کے بازوں سے آزاد کر کے لے جائے، مگر ابھی وہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا ورنہ بنے بنائے کھیل پر پانی پھر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لڑکا سمیر اسے لے کر باہر نکل چکا تھا، بالکل اپنی باہوں میں بھرے وہ اسے گاڑی تک لے کر آیا تھا۔ یہی موقع تھا جب حسنین بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ گھر تک وہ ان کا پیچھا کرتا آیا اور یوں وہ عروج کے گھر کا بھی پتہ چلا چکا تھا۔ اگلی صبح جب عروج کی آنکھ کھلی تو وہ کافی تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ گزشتہ رات کے لمحات سوچ کر اسے ایک عجیب سی سرشاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ جوانی کے جس چوراہے پر وہ کھڑی تھی وہاں پر یہ آزادی ملنا لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ صبح صبح اٹھ کر تیار ہو کر وہ سیدھا کالج پہنچی تھی، کافی مسکرا رہی تھی، پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ اینی نے اپنی نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ تمہیں کس بات کی خوشیاں چڑھی ہیں؟ آج بڑی ایکٹیو لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ وہ ہنس کر کہنے لگی، ارے تمہیں کیا پتا کل رات میں کتنا انجوائے کیا، تم ہوتی تو شاید اور بھی مزہ آتا، مگر تم تو بس گھر میں ہی گھس کر بیٹھی رہو۔ اینی حیرت سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ ایسا کیا ہوا کل رات؟ اور عروج اسے مسکرا کر بتانے لگی کہ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ کلب گئی تھی۔ کلب کا نام سن کر یعنی اچھل پڑی اور فوراً دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی، استغفر اللہ عروج، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو کہ تم جانتی ہو وہ کتنی گندی جگہ ہے، تم وہاں کیسے جا سکتی ہو؟ جانتی ہو وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے؟ اور میرے بھائی کو پتہ چل گیا کہ میں نے کسی ایسی لڑکی سے دوستی کی ہے جو ایسی گندی جگہ پر جاتی ہے تو وہ تو میری جان ہی لے لیں گے۔ عروج ہنس پڑی اور کہنے لگی، تم اپنے اس کھڑوس بھائی کا ذکر کر کے پلیز میرا موڈ خراب مت کرو۔ شاید سنگت کو سنگت کا ہی اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عروج نے اسے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گی میں نے وہاں پر کیا کیا تو دھیرے دھیرے اینی کے دل میں بھی تھوڑا بہت تجسس بڑھنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم نے وہاں پر کیا کیا؟ کیا وہاں پر لڑکے لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ناچ رہے تھے؟ وہ جس انداز میں پوچھ رہی تھی عروج اسے ہنس کر بتانے لگی کہ ہاں، کچھ لڑکیوں نے تو اتنا باریک پہن رکھا تھا کہ پہننا نہ پہننا بالکل ایک برابر تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میں پاکستان میں نہیں بلکہ کسی یورپ کے ملک میں آ گئی ہوں۔ وہی بہت ہی آزاد ماحول تھا۔ وہ اسے اپنے نئے فرینڈ سمیر کے بارے میں بھی بتا رہی تھی اور اینی چپ چاپ اس کی ساری باتوں کو سنتی رہی۔ سوائے کام کے آج تک اینی نے کسی لڑکے کو بلانے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ خیر، اسے دیدے پھاڑے وہ اس کی ساری باتیں سنتی رہی اور پھر آخر میں یہ بولی کہ دیکھو تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے نا، اسی لیے تم اتنی آزاد ہو۔ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ بھائی امیروں کا ہو یا غریبوں کا، جب وہ اپنی بہن کو یوں سب کرتے دیکھتے ہیں نا
तो उसे रस्सियों से बांध कर 2-4 थप्पड़ तो लाजमी लगाते हैं। हमारे यहाँ तो ये सीधा सर धड़ से जुदा किया जाता है, या फिर अगले रोज ही किसी बुढ़े खुसट को देखकर उसके साथ रवाना कर दिया जाता है। ये तो तुम हो जो ये सब कुछ कर रही हो। और उरूज उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। दोनों के बीच बस यही रोज की नोक झोंक थी। उस रात वो एक बार फिर सुमैर के कहने पर क्लब पहुंची थी। 2-3 दिन यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे वो इस माहौल की आदी होने लगी। 3 रोज बाद दोबारा जब वो क्लब जाने के लिए निकली तो उसने ढीली सी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। मगर सुमैर उसे देखकर कहने लगा, तुम कितनी रफ सी लग रही हो, कुछ ऐसा पहनो जिसमें तुम हॉट लगो, देखकर ये लगे कि बिल्कुल पटाखा हो। सुमैर की बात सुनकर वो कहने की, नहीं, आज मेरा मूड ऐसे कपड़े पहनकर जाने को। मगर सुमैर कहने लगा, अरे नहीं, तुम मुझे इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। चलो मैं तुम्हें नया ड्रेस दिलाता हूँ, सैलून से तैयार हो जाओ, फिर सीधा हम क्लब चलते हैं। वो उसे इनकार करती रही, मगर उसे सीधा मॉल ले जा चुका था और वहाँ पर इंतहाई बेबाक सी, इंतहाई बारीक साड़ी लेकर दी। सिवाय उसके प्राइवेट पार्ट के बाकी उसकी दूधिया रंगत इस बारीक सी साड़ी के पल्लू में भी बिल्कुल वाज़ेह थी। जिस पल वो साड़ी पहनकर सामने आई तो उसे शर्म आ रही थी। कहने लगी, सुमैर ये सब कुछ क्या है? वो कहने लगा, अरे पागल, वैसे तुम इतने टाइट कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती हो और अब ये कपड़े पहनते हुए तुम्हें क्या है? देखती नहीं क्लब में तुमसे भी ज़्यादा हॉट कपड़े पहनकर लड़कियां आती हैं। वो उसे अपने साथ लेकर क्लब पहुंच चुका था। पहले तो वो थोड़ी हिचकिचाई, मगर थोड़ी ही देर के बाद उसे ये सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। यही वक्त था जब वो हसनैन और 2-3 लड़कियों के बीच झूल कर नाच रही थी। जब हसनैन वहां पर एक बार फिर उस लड़की को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे, वो उसे दिल ही दिल में थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। मगर उसकी ये हरकतें देखकर वो गुस्सा हो चुका था। वो चलता हुआ उसके करीब आया। सुमैर तो और लड़कियों के साथ नाच गाने में मसरूफ था। वो उसे बाजू से पकड़कर एक जानिब को गैलरी में ले आया। अपने बालों को झटक कर उसने एसएचओ हसनैन को देखा और फिर कहने लगी कि ओह वाह, रिश्वत देते हुए तो शायद आपको बड़ी गैरत याद आ रही थी, मगर अब यहाँ पर क्या आप ट्रैफिक कवानीन सिखाने के लिए आए हैं? हसनैन ने अपने लब भींचा, फिर कहने लगा, ये मेरा ज़ाती मामला है, मैं यहाँ पर कानून सिखाने आऊँ या फिर एंजॉय करने। मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही? तुम्हारा बाप तो मुझे अच्छा खासा शरीफ लगा था, कानून की इज्जत करने वाला लगा था, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? और ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? हसनैन उसे इन कपड़ों में देखकर पहले तो पलकें झपकना भूल चुका था। वाकई वो इन कपड़ों में बेहद हसीन लग रही थी, मगर ये हुस्न सिर्फ एक मर्द तक महदूद रहता तो यही बेहतर था। वो इसी धमकी आमेज लहजे में कहने लगा कि दोबारा तुम मुझे इस क्लब में नजर ना आओ। मुझे ऐसे शरीफ बाप की लड़कियां यहाँ पर आती अच्छी नहीं लगती। दोबारा अगर मुझे यहाँ पर नजर आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? उरूज का तो फौरन पारा हाई हुआ था। ये होता कौन था उसे मना करने वाला? वो कहने लगी, हाउ डेयर यू मिस्टर, ये तुम्हारा थाना नहीं है जहाँ पर तुम मुझ पर चिल्लाओगे, मुझे बातें सुनाओगे, समझे? बिला वजह मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो और जाकर अपने काम से काम रखो और अपने घर की औरतों पर अपनी हुक्मरानी जताओ। ना जान ना पहचान, आ गया बड़ा मुझे कहने के लिए, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, हटो यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि हसनैन वो तो मुट्ठियाँ भींच कर रह चुका था। सुमैर उसे एक जानिब टेबल की तरफ ले गया और एक बार फिर अपने वॉलेट से 5,000 का नोट निकाल कर वेटर को दे चुका था। कहने लगा, याद है ना क्या करना है? वो कहने लगा, हाँ सर, फिक्र मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका। तभी उसे नाचती गाती उरूज दिखाई दी थी, जो आकर उसके सामने चेयर पर बैठ गई। तभी वो वेटर ड्रिंक लेकर भी आ चुका था। आज ये ड्रिंक कोई आम ड्रिंक नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा मशरूब था जिसके पीने के बाद उरूज अपने होश गंवा बैठती। उसे ज़बरदस्ती कहने लगा, चलो देखते हैं सबसे पहले ग्लास कौन ख़त्म करता है। दोनों ही एक दूसरे से शर्त लगाकर ग्लास मुंह को लगा चुके थे। ड्रिंक से बू भी आ रही थी, हल्की कड़वी भी लग रही थी, मगर इसके बावजूद वो एक ही सांस में गटक चुकी थी। ग्लास लबों से हटाया तो 2 कतरे उसके लबों से बहकर थोड़े नीचे तक आ गए थे। सुमैर अपने लबों पर ज़बान फेरता उठकर उसके करीब आ गया और फौरन अपना हाथ बड़ी बेबाकी से उसके कांधों से नीचे गर्दिश करने लगा। मुस्कुराकर कहने लगा, कैसा महसूस कर रही हो? थोड़ा थोड़ा नशे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसकी नाजुक पंखुड़ियों को देखते हुए खुद पर काबू न रख सका और उस पर झुकता चला गया। नशा पूरी तरह उरूज पर हावी नहीं हुआ था। सुमैर उसके लबों पर झुक चुका था। उरूज अभी भी होश में थी।
सुमैर को अपने लबों पर यूं शिद्दतें लुटाता देखकर पूरी कुव्वत जमा करके उसने उसे खुद से दूर किया। कहने लगी, सुमैर ये क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ दूर हटें। मैं आपको सिर्फ अपना दोस्त समझती हूँ, आप यूं मेरे करीब नहीं आ सकते। ये कहते हुए वो उठकर खड़ी हुई थी, तभी बारीक साड़ी का पल्लू उसके कांधे से नीचे गिर गया। उसे तो इतना होश भी ना था कि वो इस पल्लू को संभाल सकती। पल्लू उसके पाँव में बार बार अटक रहा था, जिसकी वजह से उसे ठोकर लग रही थी। बार बार वो नीचे झुक रही थी, जिससे उसके वजूद पर लोगों की नज़रें मज़ीद गहरी होने लगी थी। वो इस वक्त उस क्लब में मौजूद हर एक लड़के की नज़रों में आ चुकी थी। नशे में तो उसे हर एक चीज़ डबल ट्रिपल दिखाई देने लगी थी। वो अपने पल्लू को सीधा करने के लिए नीचे हाथ रखती थी, मगर उस पल्लू का सिरा ही नहीं मिल रहा था। सुमैर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन खड़ा हुआ और पल्लू को ठीक करते हुए उसे कांधे से थाम लिया। कहने लगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेबी, चलो हम घर चलते हैं। वो आंखें मूंदे ही उसके कांधे पर सर रख गई और वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे गैलरी से ले जाता हुआ होटल की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में ही उस वेटर ने उसे चाबी भी दे दी थी। ये कोई पहली बार नहीं था कि सुमैर यहाँ पर किसी लड़की के साथ आया था या फिर किसी लड़की को यूं बेवकूफ़ बनाकर उसके साथ रात रंगीन करने लगा था। उसे उरूज से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो उसके साथ सिर्फ चंद पल गुजारना चाहता था। टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसे फेंक देना चाहता था। वो उसे उठाकर अभी होटल के कमरे की तरफ लेकर जाता कि तभी उसके कांधे पर एक हाथ आया। जैसे ही सुमैर ने पलट कर देखा तो पीछे SHO हसनैन खड़ा था। एक जोरदार मुक्का उसने सुमैर के मुंह पर मारा और उरूज झूलती हुई ज़मीन पर गिर चुकी थी। सुमैर कहने लगा, कौन है तू? तो मुझे क्यों मार रहा है? दिमाग ठीक है तेरा? मगर उसके मुंह पर यके बाद दीगरे कितने ही मुक्के मार चुका था और कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को छूने की? हाथ हटा अपना। कहाँ लेकर जा रहा था इसे? सुमैर कहने लगा, यहाँ पर जिस काम के लिए आई थी उसी काम के लिए लेकर जा रहा था। तो वो बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है? तुझे भी अगर ये चाहिए तो पहले मुझे यूज़ करने दे, फिर तुझे भी दे दूंगा। मगर हसनैन ने फ़ौरन अपनी बाकी की टीम को अंदर आने का ऑर्डर दे दिया था। नीचे हंगामा मच चुका था। इन सारे ग्रोहों और लड़कों को पकड़ा जाने लगा था जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेल रहे थे, और वो लड़कियां भी पकड़ी जा रही थी जो पैसों की खातिर यहाँ पर आती थी। सुमैर को भी अच्छा खासा मार कर वो पकड़ चुका था। बार बार धमकियाँ देने लगा कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा ताल्लुक कहाँ से है, मेरा गिरेबान छोड़ दे वरना तू पछताएगा। मगर हसनैन 2 थप्पड़ उसके मुंह पर और लगा चुका था कि मैं लानत भेजता हूँ तुझ पर और तेरे पीछे खड़े उन लोगों पर जिनकी धमकियाँ तू मुझे दे रहा है। SHO हसनैन सिकंदर का नाम सुनकर तो सुमैर की भी हवाइयाँ उड़ी थी। वो सभी लोगों को पकड़कर हवालात में बंद कर चुका था। इस क्लब को भी सील करवा दिया गया था, मगर अभी भी ज़मीन पर गिरी मुँह में बड़बड़ाती उरूज को उसने जेल में नहीं रखा था। वो वापस लौटा और उस लड़की को बाहों में उठा गया। अपनी जैकेट वो उस पर दे चुका था और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। अगर वो उसे इस घर छोड़कर आता तो यकीनन उसकी बदनामी हो जाती। अपने घर भी लेकर नहीं जा सकता था। हसनैन का एक फ्लैट था जो यहीं पास में ही था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और उस तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते में वो कभी हंसने लगती तो कभी कहती, सुमैर मुझे तुम्हारी शक्ल उस खड़ूस पुलिस वाले जैसी क्यों लग रही है? उसके बार बार बड़बड़ाने पर हसनैन को गुस्सा तो आ रहा था, मगर जिस हालत में उसके सामने थी वो चाहकर भी उसे कुछ कह ना पाया। अपनी बाहों में ही भरकर वो उसे कमरे में ले आया था। उरूज के वजूद से उठती खुशबू से बहुत कुछ करने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो खुद पर काबू पा गया। वो उसे बेड पर लिटा चुका था और वो बेड पर औंधी लेटकर सो चुकी थी, शायद अपने घर का कमरा समझ रही थी। हसनैन ने बगौर घूर कर एक नज़र उस पर डाली। दिल उसका भी मचलने लगा था। लाशऊरी तौर पर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो उसे छूना चाहता था, मगर फिर हाथ पीछे करके कमरे से बाहर चला आया। सारी रात उसने लाउंज में यूं ही बैठकर गुजार दी थी। ये लड़की उसे पहले ही नज़र में अच्छी लगी थी, मगर इस लड़की को आज वो बुरे हाथों से बचा चुका था। अगली सुबह जब अरूज को होश आया तो वो खुद को यहाँ देखकर घबरा गई थी। रात के कुछ मनाज़र उसे याद आने लगे थे। उसे लगा शायद सुमैर उसे यहाँ पर लेकर आया है, मगर कमरे से बाहर निकली तो सामने हसनैन को देखकर उसके 14 तबक रोशन हुए थे। कहने लगी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? सुमैर कहाँ? मुझे घर छोड़ना चाहिए था ना। सुमैर के साथ क्या किया है आपने? हसनैन ने घूर कर उसे देखा। कहने लगा, उठ गई हूँ मोहतरमा, जानती भी हो कल रात तुम किस हालत में मिली हो, और तुम्हारा वो सुमैर जो तुम्हें यूज़ करने के लिए होटल के कमरे तक ले जा रहा था, मुझसे अच्छी खासी पिटाई करवाने के बाद जबड़ा तोड़वा कर अब जेल में बैठा है।
इस क्लब में मौजूद एक एक शख्स को जेल में बंद कर चुका हूँ। यकीन नहीं आता तो न्यूज़ में देख लो। हसनैन ने हाथ में रिमोट पकड़कर लाउंज की दीवार पर लगी टीवी ऑन की थी। न्यूज़ में उस शहर की एक खबरें चल रही थी, जिसे देखकर उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ने लगा था। वो घबरा चुकी थी। खुदा न खास्ता अगर वो भी इन सब में शामिल होती तो उसके बाप की बनी बनाई इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। चेहरे पर एक खौफ और शर्मिंदगी दर आई थी। वो घबरा कर कहने लगी कि मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन आप मुझे घर क्यों नहीं छोड़ कर आए? जानते हैं, अब तक तो ये खबर पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैल चुकी होगी। मेरे बाबा की इज्जत पर उंगलियां उठ रही होंगी। तो वो खुद ही मुंह में बड़बड़ा कर बोल रही थी, जब हसनैन उसे यूं घबराता हुआ देखकर कहने लगा कि अगर इतनी ही फिक्र थी तो किसने कहा था रातों को क्लब में जाओ? क्या शरीफ घर की लड़कियां ऐसा करती हैं? तुम्हारी जगह अगर मेरे घर की कोई लड़की ऐसा करती ना, तो अब तक न जाने में उसका क्या हशर कर चुका होता। तुम्हें मैंने वार्न किया था कि दोबारा वहां पर मत आना, मगर तुम फिर भी आई। नशे की हालत में तुम्हें घर छोड़कर आता तो क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खुशी खुशी कबूल कर लेते? हुलिया देखो तुम अपना, क्या बना रखा है तुमने। उसके यूं कहने पर जब उरूज ने खुद को देखा तो सचमुच में वो सटपटाई थी। उसकी वो जालीदार साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। फौरन वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी और वापस कमरे में भाग गई। सादा सा लॉन का शर्ट और ट्राउज़र हसनैन पहले ही उसके लिए ला चुका था। कुछ देर बाद कमरे में नाश्ता दिया। खाने के बाद वो बाहर आई थी। हुलिये में वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। वो रोए जा रही थी कि मुझे घर जाना है। असल तमाशा तो शुरू ही तब होना था जब वो घर पहुंचती। दिन के 3 बज रहे थे जब वो हसनैन के साथ घर पहुंची थी। पुलिस की तरफ से मिली गाड़ी में ही वो उसे घर छोड़ने के लिए आया था, ताकि उसके घर वालों पर कोई गलत असर ना पड़े। घर में दाखिल होते वो भागते हुए अपनी माँ की तरफ गई और माँ के गले लग गई। घर के सभी अफराद काफ़ी परेशान दिख रहे थे। वो रोते हुए कहने लगी, मामा मैं आ गई। सुमैर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो अपनी तरफ से सफाइयाँ पेश कर रही थी, मगर उसकी माँ ने उसे गले लगाने की जहमत तक नहीं की। वो अपने बाप की तरफ बढ़ी। वो भी उरूज को देख रहा था। फिर आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कहने लगे, अब क्या करने आई हो यहाँ पर? जानती भी हो मेरी इज्जत का कचरा हो चुका है। कल रात यहाँ पर घर में मैंने मीटिंग रखी हुई थी। सियासी पार्टियों के तर्जुमान मेरे घर पर मौजूद थे। मेरे पार्टनर्स यहाँ पर थे। जब ये खबर आई और पता नहीं किसने लीक कर दी कि मेरी बेटी क्लब में लड़कों के साथ नाचते हुए देखी गई है, अब तक मैं इस खबर पर पर्दा डालता रहा, लेकिन ये जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए किया गया। लेकिन अगर अब सचमुच से खबर फैल गई तो जानती हो क्या होगा? मैंने तुम्हें आज़ादी इसलिए तो नहीं दी कि तुम ये सब कुछ करती रहो। मुझे लगा था तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत ऐसी की होगी कि तुम आज़ाद रहकर भी मेरे बनाए हुए कवानीन नहीं भूलोगे। उरूज तो रोई जा रही थी। हसनैन उसे बताने लगा कि फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की इज्जत महफूज है। ये कल रात मेरे फ्लैट में मौजूद थी। किसी ने इन्हें नशा करवा दिया था, मगर अब ये बिल्कुल ठीक है। नशे का सुनकर तो वो और भी आग बबूला हो गए थे। कहने लगे, बस बहुत हो गया। अब एक ही शर्त है कि तुम अगले 2 दिनों में इस घर से रुखसत होकर यहाँ से जाओगी और तुम्हारी शादी इसी SHO हसनैन सिकंदर के साथ होगी। हसनैन सिकंदर तो यही चाहता था। वो आखिर को एक पुलिस वाला था और उरूज के वालिद के अंदाज़ो अतवार के बारे में अच्छे से छानबीन कर चुका था। जानता था वो किस मिजाज का। दिल ही दिल में तो वो खुश हो चुका था। इस लड़की को वहीं सीधा कर सकता था, मगर वो रोने लगी कि नहीं बाबा, ऐसा मत करें। आप मेरी शादी इस शख्स से कैसे करवा सकते हैं जो हमारी क्लास का नहीं है? मगर उसके वालिद गुस्से से कहने लगे, जो काम तुम कर चुकी हो ना, भूल जाओ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी ही जैसी क्लास में होगी, क्योंकि हकीकत सबको मालूम हो चुकी है। चाहे झूठी खबर ही बनी हो और सबके सामने आई हो, मगर अब तुम्हें कोई एलीट क्लास अपने घर की बहू बनाकर ले जाएगा नहीं। वो हसनैन से बात कर चुके थे कि बेटा, क्या तुम्हें मेरी बेटी अपने साथ निकाह में कबूल है? मुझे लगता है कि अब तुम्हारे और इसके लिए यही बेहतर होगा। मेरी इज्जत पर शायद यूं हर्फ ना आए। वो शर्मिंदगी से अपने जोड़े हाथ हसनैन के सामने बांधने लगे, तो हसनैन फौरन उनके हाथ पकड़ चुका था कि नहीं अंकल, ऐसा मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उरूज तो रोते हुए कमरे में चली गई थी, मगर उसके वालिद कहने लगे, तुम आज अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर चले आओ। उसकी माँ ने भी उसे यही समझाया था कि बेटा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, और वैसे भी तुम इतने अमीर बाप की बेटी हो,
तुम्हें जहेज में तुम्हारा बाप घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ दे देगा। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मगर वो तो रोए जा रही थी कि मैं उस खड़ूस के साथ तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, ये तो मेरा सांस रोक कर रख देगा। कुछ देर बाद ही उसकी माँ उसके लिए बिल्कुल मशरकी लड़कियों के ऐन मुताबिक फ्रॉक और ट्राउज़र लेकर आई थी और दुपट्टा भी। कहने लगी, पहन कर तैयार हो जाओ, शाम को तुम्हें देखने के लिए हसनैन के घर से लोग आ रहे हैं। वो जब ये कपड़े पहनकर दुपट्टा लेकर आईने के सामने आई तो उसे ऐनी याद आ चुकी थी। उसकी वो सहेली भी, वो तो ऐसे ही कपड़े पहना करती थी। एक गहरी सांस खारिज करके वो रह गई थी। उसे हसनैन पर गुस्सा आ रहा था, अपने किए पर तो जैसे उसे कोई पछतावा ही नहीं था। कुछ देर बाद ही हसनैन के घर से मेहमान आ चुके थे। जब वो अपनी माँ के साथ इंतहाई रूखे अंदाज में कमरे से बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ चुके थे। ना सिर्फ उसके बल्कि सोफे पर बैठी ऐनी के भी होश उड़े थे। वो जो मुलाजमा से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ने ही वाली थी उसके हाथ से छूट कर गिर चुका था। सामने उरूज खड़ी थी और उरूज ऐनी को देखकर तो जैसे सख्ते में आ चुकी थी, क्योंकि उसके साथ बैठा हसनैन ही उसका भाई था। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में उसके सामने वो सारी बातें चलने लगी जो ऐनी उसे अपने भाई के बारे में बताया करती थी। ये एसएचओ हसनैन और ऐनी का भाई दोनों एक ही थे। अब तो उरूज की खैर नहीं थी। ऐनी को हड़बड़ाया हुआ देखकर हसनैन जी भर कर मुस्कुराया था, क्योंकि वो तो पहले ही से जानता था कि ये लड़की उसकी बहन की दोस्त है। एक बार वो जब उसे कॉलेज से लेने के लिए आया था तो उसे उसके साथ देख चुका था। वो अक्सर अपने भाई के साथ बैठकर उरूज की बातें किया करती थी कि वो कितनी आज़ाद ख्याल है, क्या कुछ करती रहती है और वो उसका मजाक बनाती है। वो उसे कह भी चुका था कि तुम्हारी दोस्त की शादी अगर मुझसे हो जाए ना तो बिल्कुल सीधी लकीर करके तुम्हें वापस करूँगा। ऐनी उसे बता चुकी थी कि हम दोनों तो कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उरूज उसके पास आकर बैठ चुकी थी। ऐनी का तो दिमाग घूम रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि करे तो क्या करे। उसका भाई भला ऐसी लड़की से शादी कर रहा था जो उसके मिजाज के बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो तो सर पकड़कर बैठ चुकी थी, जबकि पहली मुलाकात में फौरन मंगनी की रस्म भी अदा कर दी गई और 2 दिन बाद आने वाले जुम्मे को रुखसती रख दी गई। जहेज में बंगला, गाड़ी सब कुछ देने के बारे में जब उरूज के वालिद ने बात की तो हसनैन फौरन मना कर चुका था। कहने लगा, नहीं, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और आपकी बेटी इसी में मेरे साथ गुजारा करेगी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। 2 दिन चुटकी बचाकर गुजर चुके थे। शादी का रोज आ चुका था। वो दुल्हन बनी बैठी थी मगर उसने खुद को तैयार करने की कोशिश नहीं की थी। जिस सैलून से वो तैयार होने के लिए गई थी वहाँ पर हेल्पर्स बार बार उससे कह चुकी थी कि आपको वैक्स करवानी है या फिर किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहिए तो आप हमें बता सकती हैं। वो प्रोफेशनल अंदाज में उसे कह रही थी, मगर वो नफ़ी में सर हिला चुकी थी कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करवाना। वो तो अगर अब भी चाहती तो खुद को प्रॉपर तैयार करके ही जाती थी, मगर अब वो उसे हसनैन के साथ चिढ़ और जिद का ही नतीजा था कि उसने ना वैक्स करवाई थी ना ठीक से तैयार हुई थी। सादगी में ही रहते हुए उसने सफ़ेद जोड़ा पहना था। जिस वक्त उसका निकाह होने लगा था तो कितनी ही देर उस निकाह नामे पर साइन ही नहीं किए थे। हसनैन उसे घूर घूर कर देख रहा था। जब वो घूर कर अपने बाप और माँ को देखकर कहने लगी कि याद रखिएगा बाबा, इस निकाह नामे पर साइन करने के बाद अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिएगा कि आपने बेटी रुखसत नहीं की बल्कि बेटी का जनाजा उठाया। सफ़ेद कफन, मेरे लिए ये जोड़ा सफ़ेद कफन। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो रही थी कि तभी वहाँ पर पीछे खड़ी ऐनी का फलक शिगाफ कहकहा बुलंद हुआ था। वो हंस पड़ी थी और सब उसे देखने लगे। हंसकर अचानक से कहने की, कसम से उरूज, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, कुछ और बोलो। मुझे तो लग रहा है जैसे तुम उरूज हो ही नहीं। लेकिन अगली बार सबको संजीदा देखकर ऐनी अपने होठों पर हाथ रख चुकी थी। निकाह हो चुका था और वो रुखसत भी हो गई थी और ऐनी उरूज को पकड़कर अपने भाई के कमरे में लाई थी। दोनों तो कुछ देर खामोश रही, मगर जब बोली थी तो एक साथ बोल पड़ी थी और चीख चीख कर बोली थी जैसे 2 फसादी औरतें आपस में लड़ती हैं। उरूज ऐनी को बातें सुना रही थी और ऐनी उरूज को।
नंद भावज की लड़ाइयाँ तो ऐसे ही शुरू हो चुकी थी। वो उसे कह रही थी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा भाई पुलिस में है। एनी भी चीख कर कह रही थी, तुमने मुझे बताया था कि तुम जो मेरे भाई के साथ डेट मार रही हो और यूं अचानक शादी करके घर आ जाओगी। वो दोनों ही एक दूसरे की गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश कर रही थी कि जब कमरे से आते शोर को सुनकर नगमा बेगम अंदर चली आई और वो कहने लगी, तुम दोनों को हो क्या गया है? बाहर बैठे मेहमान पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बाहर मेहमानों की आओ भगत करनी थी, इसीलिए एनी वहां से चली गई, जबकि उरूज तो गुस्से से अभी भी भरी पड़ी थी। उसने खाना भी नहीं खाया था। कुछ देर बाद ही हसनैन उसके कमरे में आया था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस लड़की को आखिर वो हासिल कर ही चुका था। अंदर आकर उसका हाथ पकड़ा और नजर उसके बाजू पर गई जहां पर बाल थे। इससे पहले तो इस लड़की को इतनी सादगी में उसने कभी भी नहीं देखा था जैसे वो अब बनी बैठी थी। फौरन कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है? तुम इतना भारी जोड़ा पहनकर क्यों बैठी हुई हो? मैं तो तुम्हें जालीदार सुर्ख जोड़े में देखना चाहता हूँ। जा इस लहंगे को बदलो और वो अलमारी से सूट निकाल कर पहनो जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम्हें शौक है ना ऐसे लिबास पहनने का? मेरे सामने पहनो, हक है मेरा। हलाल तरीके से पहनकर मुझे दिखाओ। जब तुम वो बेबाक से कपड़े पहनकर मेरे सामने नाचोगी ना, उफ, कसम से जान निकाल लोगी। वो उसे बार बार क्लब के मनाजिर याद करवा रहा था और वो जी भर कर शर्मिंदा हो रही थी। आखिर में कहने लगी, चुप कर जाएं, आप बिल्कुल चुप कर जाएं। मैं आपको अपना शौहर मानती ही नहीं। मैं इस निकाह को भी नहीं मानती। एक थप्पड़ था जो हसनैन ने उसके मुंह पर मारा था। कहने लगा, शट अप। ये क्या तुम्हें इंडियन फिल्म का ड्रामा लग रहा है जिसमें सब कुछ होकर भी तुम कहोगी कि कुछ नहीं हुआ? निकाह करके लाया हूं तुम्हें बीबी। निकाह, निकाह का मतलब निकाह ही होता है। चुपचाप वो कपड़े पहनो और मेरे सामने नाच कर दिखाओ। थप्पड़ खाकर तो जैसे उसकी बोलती ही बंद हो चुकी थी। इतना आसान नहीं था एसएचओ हसनैन के सामने बीच रास्ते से फरार होना, वो भी पाक रिश्ते के होते हुए। वो बेबाक लिबास पहनकर जब वॉशरूम से बाहर आए तो वो बेहद हसीन लग रही थी। हसनैन उसे देखता ही रह गया, मगर वो उसे सबक भी तो सिखाना चाहता था। कहने लगा कि हाँ, नाचो जैसे उस वक्त उन लड़कों के बीच में नाच रही थी। न जाने क्यों मगर उसे शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। चाहकर भी उससे नाचा न गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर हसनैन उठकर उसके पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हें तब से पसंद करता था जब मैंने तुम्हें एनी के साथ देखा था। मैं तुम्हें अपनाना चाहता था, मगर तुम एक अमीर बाप की औलाद थी। फिर भी मैं चाहकर भी तुम्हें पा नहीं सकता था, मगर तुम्हें इस जमाने की नज़रों से बचा तो सकता था। मगर तुमने क्या किया? उस गंदगी की दलदल में फंसती चली गई। बीवी, अब तुम मेरी हो और तुम अब वही करोगी जो मैं कहूँ, समझी? ये कहकर वो उसे बेड तक लेकर आया था। कहने लगा, जाओ चेंज करके आओ। मैं इन मर्दों में से हूँ जो अपनी बीवी को भी बंद कमरे में इस बेबाक लिबास में देखना पसंद नहीं करते। समझ में आई तुम्हें? औरत की इज्जत क्या होती है, उसका मकाम क्या होता है। अगर तुम्हें पता होता तो कभी भी खुद को यूं उन गलीज नज़रों के सामने आया ना होने देते। पहली बार उरूज को एहसास हुआ था कि उसने कितना गलत कर दिया था। उस रात हसनैन ने उसे छुआ तक नहीं था। बेड पर एक जानिब सोया रहा और अगले रोज़ वलीमा था जो सादगी से अदा किया गया।
इस घर में ज़रूरत की हर चीज़ थी। कमरे में एयर कंडीशनर भी था, खाने को हर एक चीज़ मिल जाती है, मगर घर छोटा था। वो चुपचाप हसनैन के साथ कुछ खा पी लेती, किसी चीज़ की जिद नहीं करती थी। घर के कामों में भी वो एनी के साथ हाथ बटा देती थी। जो काम उसे नहीं आते थे वो उसे एनी ने सिखा दिए थे। एक शाम हसनैन घर आया तो कहने लगा कि आज मौसम अच्छा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। एनी खुशी से उछल पड़ी, वहीं उरूज भी खुश हुई थी। वो तो अपने कमरे में जाकर भारी सा कामदार सूट पहनकर तैयार होकर ही बाहर आई थी, जबकि एनी ने तो चादर अपने गिर्द लपेटी थी। दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आए तो हसनैन ने दोनों को देखा, जबकि उरूज तो थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई थी। हसनैन की नज़रों को देखकर घबराकर कहने लगी कि मुझे ये सब कुछ चादर करने की आदत नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही चलूँगी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। उरूज को लगा जैसे वो खुले दिल से उसे कहेगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर वो फौरन से एनी से कहने लगा, एनी बच्चे जाओ, अपनी भाभी को चादर करना सिखा दो। अभी अभी फीडर छोड़ा है ना इन्होंने, इन्हें बताओ कि पर्दा कैसे किया जाता है। डांस स्टेप्स तो इन्हें बड़े अच्छे से करना आते हैं, मगर शायद इनकी अम्मा जी ने इनको खुद को ढांपना नहीं सिखाया। वो मीठे मीठे तंज के निश्तर भी चला चुका था और इसके बाद वो चादर करके बाहर निकली थी, जिसे संभालना उसके लिए मुश्किल तो हो रहा था, मगर एनी को देखते देखते वो भी सीख ही गई थी। और पहली बार उसे एहसास हुआ था कि सचमुच वो पर्दे में किस कदर कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। धीरे धीरे इस घर के माहौल में वो ढल चुकी थी। हसनैन जो शुरू शुरू में उसके साथ सख्ती कर रहा था, धीरे धीरे उसे अपने माहौल में ढलता देखकर उसके साथ रवैया ठीक करने लगा था। जिस तरह हसनैन उसकी इज्जत करता, उससे प्यार से बात करता और गलत काम पर ही सख्ती करता, ये बात उरूज को भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर चुकी थी। 6 महीने के अरसे में वो बिल्कुल बदल कर रह चुकी थी। उसके वालिद की सियासी पार्टी में शमूलियत पर सिलेक्शन होने पर ये एक बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। जब वो हसनैन के साथ तैयार होकर वहाँ पर गई तो हर एक की नज़र उसी पर मरकूज थी। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि डिज़ाइनर और चुस्त कपड़ों की शौकीन उरूज शादी के बाद इतनी भी बदल सकती है कि खूबसूरत सी लॉन्ग कामदार कमीज़ और ट्राउज़र में दुपट्टे को सलीके से कांधे पर डाले रख सकती है। वाकई अब वो एक मशरकी लड़की लग रही थी और हर कोई इज्जत की निगाह से देख रहा था। आज अगर उसे कोई इज्जत और एहतराम मिल रहा था तो वो हसनैन की वजह से था। उसकी वालदा कहने लगी कि बेटा आज की रात यहाँ पर रह जाओ, लेकिन वो कहने लगी नहीं, मैं घर जाऊँगी और फिर कभी आ जाऊँगी। सबसे मिलकर वो वापस अपने घर आ चुकी थी। इतने महीनों में हसनैन ने उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटे तो हसनैन के करीब आई थी, उसके कांधे पर सर रख कर कहने लगी कि क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? हसनैन कहने लगा अच्छी लगती हूँ, तभी तो मेरी बीवी हो। कहने लगी कि अच्छा, तो क्या आप अभी भी मुझसे नाराज़ हो? मैंने आपके लिए ख़ुद को इतना बदल लिया है। वो कहने लगा कि नहीं, तुम सच में एक अच्छी बीवी बन चुकी हो, मगर ये सवाल है क्यों किया? वो कहने लगी कि अच्छा, फिर आप भी अच्छे शौहर बन जाइए ना। हसनैन उसकी जानिब चेहरा मोड़ कर कहने लगा कि अच्छा, वो कैसे? वो शर्माए हुए अंदाज में कह रही थी, अच्छे शौहर तो बीवियों को खुश रखते हैं, और मैंने सुना है कि मियाँ बीवी के बीच एक वो वाला रिश्ता भी होता है जो आपने मेरे साथ अभी तक निभाया ही नहीं। बच्चों की तरह मुंह बनाकर जब वो बोली तो हसनैन की आंखों में भी शरारत सूझी थी। वो कहने लगा कि क्या एक पुलिस वाले की शिद्दतें तुम बर्दाश्त कर लोगी? मैं तो तुम्हें बच्ची समझकर अभी तक रुका हुआ था कि कहीं तुम्हारी चीखों की आवाज़ पर पूरे घर वाले इकट्ठे ही ना हो जाएं। उसके सीने पर मुक्का मार गई थी। फिर कहने लगी, अब मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। हसनैन कहने लगा कि अच्छा, तो फिर आजमा कर देख लेते हैं। उरूज मुस्कुरा कर कहने लगी कि हाँ बिल्कुल,
وہ جس طرح شرارت سے بولی تھی، ایک دن پھر شرم سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی، مگر حسنین تو شاید اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ وہ فوراً اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے اٹھا کر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ کمرے میں دونوں کی محبت میں ڈوبی ہوئی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ صحیح معنوں میں تو وہ دونوں آج اپنے رشتے ازدواجیت کا آغاز کر چکے تھے۔